हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू वेदनम एकेडमी। बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक चैप्टर वर्क पावर एनर्जी। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है वर्क से। हम इसके पहले क्लास 9th 10th में वर्क के बारे में बेसिक पढ़ चुके हैं। क्या होता है नॉर्मली हमें जो अगर फिजिक्स में कुछ नहीं जानता है उसे क्या लगता है कि वर्क क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम छोड़ो फिजिक्स की बात, ऑब्जेक्ट की बात नहीं करते हैं, बहुत फिजिक्स की बात कर रहे हैं। नॉर्मल केस में अगर हम वर्क के बारे में देखें तो नॉर्मल एक इंसान को लगता है कि अगर मैं बैठ के या फिर कोई भी स्टूडेंट बैठ के 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे लगातार पढ़ाई कर रहा है तो हम क्या, घर वाले क्या बोलते हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी बहुत मेहनत कर रही है, ठीक है, मतलब बहुत काम कर रही है। या फिर लैपटॉप पे कोई इंसान काम कर रहा है, किसी कंपनी में जॉब है, आईटी सेक्टर में किसी का जॉब है तो बहुत देर काम कर रहा है तो क्या है, इसे हम बोलते हैं वर्क, ठीक है। या फिर कोई खेत में काम कर रहा है, कोई दौड़ रहा है, ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वर्क कहते हैं इसे। नॉर्मल हमारे भाषा में जो हमारा वर्क होता है उसका डेफिनेशन ये होता है। बट हमारा फिजिक्स क्या बोलता है वर्क कब होता है, वर्क क्या होता है वर्क, इसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं क्या है। इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे, 9th 10th में भी हम पढ़ चुके हैं क्या होता है वर्क, लेकिन अभी हम इसको समझ लेते हैं कि है क्या। पहले ये एक ऑब्जेक्ट है, मास m है इसका, इस पे एक फोर्स लग रहा है F। ओके, क्लास 9th में हम क्या पढ़े थे कि मास m है, फोर्स लग रहा है F और ये डिस्प्लेस हो रहा है यहां से यहां तक का। ये मास यहां पे पहुंच चुका है, इसका ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो 9th क्लास में पढ़े थे इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या बताया था 9th में, क्या पढ़े थे हम लोग, इट इज प्रोडक्ट ऑफ वर्क क्या है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या है, S फॉर डिस्प्लेसमेंट, F फॉर फोर्स। ओके, मतलब हमारे फिजिक्स में वर्क तभी कंसीडर करते हैं अगर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है और वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। अगर कोई फोर्स वर्क एक्ट हो रहा है और वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पा रहा है मतलब वर्क नहीं हो रहा है। ध्यान रखना है इस चीज़ का कि अगर जैसे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ डिस्प्लेस करने की, फोर्स लग रहा हूँ डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन डिस्प्लेस ये हो नहीं पा रहा। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, नो डिस्प्लेसमेंट नो वर्क। अगर हमारा S का वैल्यू हो गया 0 तो क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो गया 0। तो हम कितनी देर भी फोर्स लगा के रखें हमारा वर्क डन कितना हो गया 0। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है हमारा तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0। किसी भी वर्क का, किसी भी फोर्स के कारण अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं, किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं मतलब वर्क नहीं। सीधी सी बात, चाहे हम कितना भी फोर्स लगा के बैठे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे वर्क नहीं होगा। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन होना चाहिए कि देयर शुड बी सम डिस्प्लेसमेंट देन देयर विल बी सम वर्क। पहला कंडीशन होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट है, वर्क है। ओके, तो आगे कभी भी हम लोग क्वेश्चन में वर्क फाइंड करने के लिए जाएंगे, वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है, तो पहले क्या देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट है मतलब वर्क है। दूसरी बात क्या है कि अब हमें फाइंड करना पड़ेगा, जैसे ये है वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो क्लास 9th की बात है। अब हम क्लास 11th में पहुंच चुके हैं, मतलब क्या है कि अभी थोड़ा सा हमें एडवांस डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा और एडवांस डेफिनेशन पढ़ने के लिए हमें यहाँ पे एडवांस केस भी लेना पड़ेगा। तो क्या है कि एडवांस केस में क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट है, मास m है, इस पे फोर्स लग रहा है इधर की तरफ है। नेसेसरी तो नहीं है कि फोर्स हमेशा इधर ही लगे, नेसेसरी नहीं होता है, हम इधर भी फोर्स लगा सकते हैं, इधर भी फोर्स लगा सकते हैं। अभी एक केस में लगाते हैं हम फोर्स इधर और इस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर S। मान लेता मैं एंगल कितना है, थीटा है। ध्यान रखना है ये फोर्स कैसा है, कांस्टेंट फोर्स है। फोर्स हम दो तरीके से पढ़ेंगे, अभी फोर्स दो तरीके से हम पढ़ चुके हैं पहले हम। फोर्स कैसा होता है, एक होता है कांस्टेंट और दूसरा क्या होता है, वेरिएबल। अच्छा, फोर्स कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, किसी भी वेक्टर में क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। क्या है, मैग्नीट्यूड तो है ही
और साथ में क्या है, डायरेक्शन भी है। तो अगर किसी भी फोर्स को कांस्टेंट होना है, मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कुछ एक भी बदला तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, वेरिएबल फोर्स हो जाएगा। ध्यान रखना है, अगर मैं कांस्टेंट फोर्स बोल रहा हूं, मतलब ध्यान रखना है कि इस ऑब्जेक्ट पे अगर यहाँ पे वर्क डन हम फाइंड कर रहे हैं एक कांस्टेंट फोर्स के कारण, तो इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा ही। मतलब 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो 5 न्यूटन रहेगा, 10 न्यूटन लग रहा है तो 10 न्यूटन रहेगा, लेकिन डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार फोर्स इधर लग गया 5 न्यूटन और फिर इधर लग गया, फिर इधर लग गया, फिर इधर लग गया, इधर लग गया, तो क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल फोर्स हो जाएगा। मतलब कि अगर डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, फिर भी हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, वेरिएबल फोर्स हो जाएगा। दोनों कांस्टेंट है मतलब क्या हो जाएगा, हमारा फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो अभी हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। एक बार कांस्टेंट फोर्स का देख लेते हैं, फिर हम फाइंड करेंगे वेरिएबल फोर्स का। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स। ओके, तो मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट है, मास m है, इसके कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ है। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ये फोर्स है, इसका ये, अच्छा ध्यान रखना थीटा कहाँ है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन और फोर्स के डायरेक्शन के बीच का एंगल है। क्या हुआ, फोर्स को हम इधर की तरफ ब्रेक कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक है, तो हॉरिजॉन्टली यहाँ गया और वर्टिकल ये कंपोनेंट है, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी f cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, f sin थीटा। क्या होने वाला है, ये f sin थीटा होने वाला है, और ये क्या हो जाएगा, f cos थीटा। ये f cos थीटा, f sin थीटा, ध्यान रखो। अब क्या है, यहां से अगर हम लोग वर्क को देखें तो मैं इसके पहले हम क्या पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, वही डेफिनेशन, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां पे कॉन्सेप्ट क्या था कि हमेशा फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन प्रैक्टिकली हर केस में पॉसिबल ये नहीं है कि फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही होगा। तो क्या हो जाएगा, अगर यहां पे हम वर्क देखें तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, कौन सा फोर्स डिस्प्लेस कर रहा है, f cos थीटा डिस्प्लेस कर रहा है, और उसके कारण डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, s। यहाँ पे f sin थीटा डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, तो हम लोग वर्क क्या फाइंड करेंगे, वर्क इज फोर्स f cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, f cos थीटा इंटू एस, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f is cos थीटा। ओके, ध्यान रखना है कि इसके कौन से फोर्स के कारण फाइंड कर रहे हैं हम लोग, कांस्टेंट फोर्स के कारण। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क की कॉस्ट क्या हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखो, क्या क्या लिखे हम लोग, एफ एस कॉस थीटा। हम क्या पढ़ चुके हैं इसके पहले, वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट अगर पढ़ते हैं हम लोग तो क्या होता है, ए डॉट बी, मतलब क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है हमारा, एफ एस कॉस थीटा है, तो क्या हो जाएगा ये एफ डॉट एस। मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम लोग वर्क का डेफिनेशन लिखना चाहें तो एक डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, इट इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या लिख सकते हैं हम, इट इज डॉट मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्या ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे कि दिस इज थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ये थीटा जो है इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इस चीज का ध्यान रखना है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, एक और केस लेते हैं, ध्यान रखना। अभी हम डेफिनेशन क्या लिखे हैं, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एफ एस कॉस थीटा। कौन सा फोर्स है ये, कांस्टेंट फोर्स है। ओके, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में। अच्छा, यहां से अभी इसका यूनिट डायमेंशन हम लिखेंगे, स्केलर वेक्टर सब करेंगे, लेकिन इसके पहले एक और केस कर लेते हैं हम लोग। अगर यहां से हम एक चीज समझे
कि अगर ऑब्जेक्ट का मास m, फोर्स इधर F, हम यहां से इसके पहले एंगल ले रहे थे, अगर एंगल हमें यहां से दिया तो क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। ये अगर एंगल थीटा दिया हुआ है ऐसे, तो अब तो बोल सकते हो कि यहाँ से भी ये थीटा, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर हो रहा है तो 90 माइनस थीटा फाइंड कर सकते हैं, सीधी सी बात है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार अगर हम थीटा यहाँ से लेकर देखें तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एफ का कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। ठीक है, अब कौन सा फोर्स डिस्प्लेस करा रहा है, एफ कॉस थीटा इस बार डिस्प्लेस नहीं करा रहा है। अगर एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का नहीं है तो यहाँ पे एफ कॉस थीटा डिस्प्लेस नहीं करा रहा है। अब कौन सा फोर्स डिस्प्लेस करा रहा है, एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, एफ एस इंटू साइन थीटा। अब तो ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट का कंडीशन भी होता है, क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो अगर यहाँ पे एंगल थोड़ा सा चेंज हुआ तो हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। क्या हो गया, एफ एस साइन थीटा, वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ एस साइन थीटा। तो जैसे ही एंगल चेंज हुआ हम फंस गए प्रॉब्लम में। तो बेहतर है हम क्या लिखे, इस केस में, इसके पीछे वाले केस में वर्क डन कितना आया था, वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या था कि जो एफ कॉस थीटा था वो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे एफ साइन थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एफ कॉस थीटा, यहाँ पे एफ कॉस थीटा के कारण कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, और यहाँ पे एफ कॉस थीटा के कारण, एफ साइन थीटा के कारण कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। तो हम बेहतर होगा ये डेफिनेशन तो लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, यहाँ पे अच्छी बात है। हम इसे लिखेंगे क्या, वर्क इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ गया कि एंगल हमेशा हमें सिर्फ लेना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अगर एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में नहीं है तो एक इसका ब्रॉड डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फॉर कॉन्स्टेंट फोर्स। क्या ये कॉन्स्टेंट फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, वर्क इज प्रोडक्ट of force in the direction of displacement, in the direction of displacement and displacement। किसका है, डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। ये एफ एस साइन थीटा भी यूज कर सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा भी यूज कर सकते हैं। एफ एस कॉस थीटा यूज कर रहे हैं तो एंगल इज बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और एफ एस साइन थीटा है मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच का एंगल नहीं है, उससे बाद वाला एंगल है ये वाला एंगल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, अगर 30 है तो ये 60 हो जाएगा, 60 30 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के लिए लिया मैं। वर्क क्या हमारा, ये सीधी सी बात है, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, दो का प्रोडक्ट है। इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना अभी सिर्फ हम लोग कांस्टेंट फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, तो एक ऑब्जेक्ट है, मास है इसका 2 kg, इस पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और ये 10 न्यूटन फोर्स इसको ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहा है 60, एंगल है 60 डिग्री, और यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है ये 5 मीटर। तो हम यहाँ से वर्क फाइंड कर सकते हैं, वर्क इज व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं एफ एस, क्योंकि एंगल डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में है तो क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा तो कर ही सकते हैं। फोर्स का वैल्यू क्या है 10, जो फॉर्मूला हम याद करके रखे हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है 5, और कॉस 60 क्या हो जाएगा, कॉस 60, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 5, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ओके, वर्क डन हम जानते हैं, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, जूल, तो जूल। तो इसका हम लोग एसआई यूनिट देख लेते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, जूल, रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल जे से। ओके, इसका डायमेंशन, अगर वर्क का डायमेंशन फाइंड करने जाए तो क्या हो जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। फोर्स का क्या होता है m/l/t-2, डिस्प्लेसमेंट का l हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फाइनल में वर्क का क्या हो जाएगा
L2t माइनस 2, ये हो गया वर्क का डायमेंशन। ठीक है, स्केलर के वेक्टर हम जानते हैं इट इज ए डॉट प्रोडक्ट है, क्या है एफ डॉट एस लिखते हैं इसे, एफ डॉट एस। डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट, तो क्या हो गया ये स्केलर हो गया। मतलब कि नॉर्मल जो एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो तरीका होता है वो हम इस पे यूज़ कर सकते हैं, वेक्टर का तरीका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ऐसा यूनिट, बाकी इसका सीजीएस यूनिट भी होता है आगे, और बाकी चीज़ें आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले बेसिक हम इस पर और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पे ये 2 kg ऑब्जेक्ट है, फोर्स लग रहा है यहाँ से 10 न्यूटन, यहाँ पे क्या है 5 मीटर। फोर्स का जो एंगल गिवन है इस बार, दिस एंगल इज 60 डिग्री। इसके पहले हम इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, ये 10 का cos 60 क्या हो जाएगा 10 cos 60 इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट 10 cos 60, ये 10 का sin 60 ये हो जाएगा 10 का cos 60, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे भी आ सकता था। ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का नहीं है, ये 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30। तो एक तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, यहाँ पे जो एफ डॉट एस होता है फोर्स का वैल्यू 10 है, इसका वैल्यू क्या है 5 है, कॉस 60, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 30। तो क्या हो जाएगा ये 10 इंटू 5 इंटू कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 25√3 जूल। ये एक वर्क फाइंड करने का तरीका हुआ। ओके, और अगर हम ये एंगल नहीं कंसीडर करते, डायरेक्ट ही फाइंड कर लेते तो क्या क्या कर सकते थे, यहाँ पे ये भी देख लो, मास कितना था 2 kg, ये 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ये एंगल दिया हुआ है हमारा 60 डिग्री। डायरेक्ट फाइंड कर लेता मैं 10 का, ये क्या है 2 मीटर, कितना मीटर डिस्प्लेसमेंट था 5 मीटर, क्या ये 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है इसका, तो क्या हो जाएगा ये 60 डिग्री है तो दिस इज 10 cos 60, 10 cos थीटा के साथ वाला cos, और ये हो जाएगा हमारा 10 sin 60, 10 sin 60। तो हमारा जो वर्क डन होगा, वर्क डन फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10 sin 60 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा 5, क्या हो जाएगा 10 sin 60 का वैल्यू कितना हो गया √3/2 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा ये 5, वही कहानी है 5 5 25√3, आंसर वही आया। दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जूल। तो अगर हम यहाँ से 30 यूज़ कर ले तो ठीक है, नहीं तो हम यहीं से यूज़ कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट बस ये बताना चाहता था मैं कि फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। हम डॉट प्रोडक्ट याद कर रहे हैं, अच्छी बात है करो, बट ये भी याद रखो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आगे जब टफ क्वेश्चन आएंगे तो ये ज़्यादा फेवरेबल होगा फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये बेसिक क्वेश्चन हो गए फोर्स के और वर्क डन के। इसमें कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, मैक्सिमम वर्क डन क्या हो जाएगा, मिनिमम वर्क डन कितना हो जाएगा, ये कांस्टेंट फोर्स के केस में आता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन। ये क्या है, मास m है, इस पे फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हुआ और एंगल क्या है थीटा है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा F डॉट S, क्या हो जाएगा FS cos थीटा, दिस इज वर्क डन FS cos थीटा। ओके, इसका स्पेशल केस क्या है, केस 1 क्या है, अगर थीटा 0 डिग्री है तो वर्क डन कितना हो जाएगा FS इंटू cos 0, और दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos। पता है क्या कि cos का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, तो क्या हो जाए दिस इज द वर्क डन मैक्सिमम। कभी भी वर्क डन अगर मैक्सिमम हो रहा है तो दिस विल बी डायरेक्टली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि अगर दो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं वर्क मैक्सिमम इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थीटा अगर
90 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा, वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू कितना हो गया, 0, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन हमारा 0। इसका एग्जांपल, जैसे कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं इसके पहले हम, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऊपर लग रहा है टेंशन फोर्स, स्ट्रिंग है, टेंशन फोर्स है, इधर इसका इस इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 90। क्या हुआ, टेंशन फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, 90। तो इसके कारण टेंशन फोर्स के कारण वर्क डन 0 होगा। तो अच्छा, इसका एक और केस होता है, जैसे सन है, सन के चारों तरफ हमारा प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, हमारा प्लैनेट है, अर्थ है, ठीक है। फोर्स कैसा लग रहा है, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, अर्थ का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना, 0, वर्क डन कितना हो गया, 0। ये ठीक है। तो ये केसेस जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो वर्क डन कितना हो गया, 0। मैं किसी चीज़ को इसे रख के, सर पे रख के, किसी भी 10 kg 5 kg ऑब्जेक्ट को सर पे रख के मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आगे की तरफ जाने से क्या वो नॉर्मल फोर्स कोई वर्क डन नहीं करेगा, ठीक है। मेरे कारण जो डिस्प्लेसमेंट वो अलग बात है, मैं जो होल्ड करके जा रहा हूँ वो अलग बात है, बट जो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है ऊपर, नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मास m है, नॉर्मल फोर्स इधर लगता है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90, वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। ग्रेविटेशनल फोर्स का भी देख सकते हैं हम लोग, नीचे mg, डिस्प्लेसमेंट इधर, वर्क डन कितना, 0। नॉर्मल ग्रेविटेशन तो, नॉर्मल और ग्रेविटेशनल फोर्स तो बराबर ही हो जाता है, अगर अपवर्ड मोशन नहीं है तो क्या हो जाएगा, वर्क डन 0। तो ये कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं जब वर्क डन 0 होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होगा तो वर्क डन 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हुआ तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस 180। कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, -1 एफ इंटू एस, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ वर्क डन। मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है और फोर्स इधर हो रहा है, ठीक है, फोर्स इधर लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180। मतलब किसी और फोर्स के कारण मूव कर रहा होगा, लेकिन इस फोर्स के कारण वर्क डन कितना हो जाएगा, निगेटिव। इस फोर्स के कारण निगेटिव वर्क डन होगा। इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे, कब निगेटिव होता है कब पॉजिटिव होता है, लेकिन ध्यान रखो, जैसे कि एक इसका एग्जांपल बताता हूँ, ऑब्जेक्ट है, मास m है, ये मैं फोर्स लगाया, इधर की तरफ लग रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट मैं कराया इसे आगे, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, फोर्स हमारा, वर्क हमारा मिनिमम होगा इस केस में, मतलब कि ये निगेटिव वर्क डन इस केस में, मतलब कि फ्रिक्शन भी वर्क कर रहा है, क्योंकि फोर्स एक्ट हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किसी और फोर्स के कारण नहीं हो रहा है, बट ये फोर्स वहाँ पे है, तो इस फोर्स का कुछ अपना वर्क डन होगा, इस फोर्स को कुछ अपना वर्क डन होगा। अगर टोटल हमसे पूछा जाए तो टोटल के लिए हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ केसेस हैं, कब, जब वर्क हमारा थीटा हमारा 0 हो, थीटा हमारा 180 हो, थीटा हमारा 90 हो, इसे कुछ केसेस हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट किसका था, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो अभी के लिए हम इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तो फिर वहां पे पढ़ेंगे हम लोग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ओके, थैंक यू सो मच।